नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, यह देर सवेर होना ही था। नीतीश कुमार की तरह उद्धव ठाकरे को भी समझ आ गया है कि वे गलत जगह पर हैं। नीतीश कुमार को समझ आ गया था कि इंडी अलायंस में वे घाटे में रहेंगे, इसलिए बहाने बनाकर निकल लिए। अब बारी उद्धव ठाकरे की है। उन्हें भी समझ आ गया है कि 4 दिन की चांदनी के लिए वे गलत जगह पर आ गए हैं। भाजपा का साथ छोड़कर 3 साल के लिए वे मुख्यमंत्री तो बन गए, पर अब ना पार्टी बची है, न सरकार बची है। उनके पल्ले कुछ बचा नहीं है। सत्ता 4 दिन की चांदनी साबित हुई। उसके बाद अब लंबी अंधेरी रात दिख रही है, तो वे भी वापस लौटने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मैं हवा में तीर नहीं मार रहा, सच में ऐसा हो रहा है। वे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बात बन जाए। हालांकि उनके लिए रास्ते बंद हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। आखिर नीतीश कुमार के लिए भी बंद दरवाजे खुले ही हैं। राम मंदिर निर्माण और वहां हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद उद्धव ठाकरे खुद को अलग थलग समझने लगे हैं और उन्हें महसूस होने लगा है कि वह गलत जगह पर है। उन्हें पता चल गया है कि बिना हिंदुत्व के उनकी दाल नहीं गलेगी। उनकी पार्टी हिंदुत्व के आधार पर खड़ी थी। वह कितना भी हिंदुत्व हिंदुत्व करें और कहें कि हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, लेकिन हिंदू उन्हें अब अपना नेता मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वह उस खेमे में हैं जिसने भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर मंदिर बनाने में कई सालों तक लगातार अड़चने पैदा की, और जब कोर्ट के आदेश से मंदिर बन गया तो प्राण प्रतिष्ठा का बाइकाट किया। जो लगातार वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ है वह। तो जब उनका आधार ही खत्म हो चुका तो उनकी राजनीतिक विरासत बची ही कहां। सोमवार को वह वीर सावरकर की कर्म भूमि रत्नागिरी में थे, तो अपने भाषण में उन्होंने हिंदुत्व की दुहाई देकर कहा कि वह तो पहले भी मोदी के दुश्मन नहीं थे, अब भी मोदी के दुश्मन नहीं हैं, और हिंदुत्व उन्होंने नहीं छोड़ा है। अब इसका क्या मतलब है वह मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हैं कि वह रास्ता ढूंढ रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि अगर वह राहुल गांधी के साथ ही बने रहे तो उनका राजनीतिक वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व के कारण शिवसेना से जुड़े रहे नेता और वर्कर उनका साथ लगभग छोड़ चुके हैं। जो कुछ बचे भी हैं, चुनाव आते आते वे भी खिसक कर या तो एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। उन्हें साथ रखना अब उद्धव ठाकरे के लिए भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए। उधर इंडिया अलायंस की एनसीपी टूटने के बाद अब कांग्रेस भी बिखर रही है। कांग्रेस के कई विधायक अजीत पवार वाली एनसीपी में जाने का रास्ता खोज रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों के भीतर आप सुनेंगे कि कांग्रेस के कई विधायक एनसीपी में चले गए। सांसद तो वहां है ही नहीं कांग्रेस का, जो है 3-4 वह एनसीपी के थे। वहां एनसीपी का भी शरद पवार का एक ही बचा है, बाकी तो अजीत पवार के साथ जा चुके हैं। यानी महाराष्ट्र में एनडीए दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है और इंडिया अलायंस दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। बची खुची कांग्रेस और बची खुची एनसीपी के सहारे
उद्धव ठाकरे लोकसभा की 2-4 सीटें भी जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। 2-4 सीटें जीतना भी उद्धव को भारी पड़ रहा है। भले ही दावा 23 सीटों पर चुनाव लड़ने का है, कांग्रेस कह रही है कि आप तो शून्य हैं, एनसीपी को भी कांग्रेस कह रही है कि आप शून्य हैं, लेकिन कांग्रेस खुद भी शून्य ही है। पिछली बार 1 लोकसभा सीट जीती थी कांग्रेस ने, अब वह भी नहीं है उनके पास। अभी महाराष्ट्र से कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। और उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरी में अपने भाषण में यह कहकर अपना दर्द भी उजागर किया कि उनके बचे खुचे नेताओं पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। असल में उन्हें डर सता रहा है कि लोकसभा चुनाव आते आते उनकी पार्टी खाली ही ना हो जाए, क्योंकि मोदी शाह के बारे में मशहूर है कि वे धोखा देने वाले को बख्शते नहीं हैं। भले ही उनका अपना कितना नुकसान हो जाए, लेकिन जिसने धोखा दिया है उसकी तो लुटिया डुबो कर रहते हैं। और जैसे उद्धव ठाकरे ने धोखा देकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, आज उनकी स्थिति क्या है? आज उनकी स्थिति यह है कि ना पार्टी उनके पल्ले बची है, ना सरकार उनके पल्ले बची है, ना सांसद उनके पल्ले बचे हैं, ना विधायक बचे हैं, कुछ नहीं रहा उनके पास। 9 जनवरी को ईडी ने उद्धव ठाकरे के एमएलए वाइकर के यहां छापा मारा था। 19 जनवरी को ईडी ने बीएमसी की पूर्व मेयर किशोर पेडनेकर को खिचड़ी घोटाले में पूछताछ के लिए तलब किया था। 30 जनवरी को संजय राउत के भाई संदीप राउत से खिचड़ी घोटाले में पूछताछ की। इसी खिचड़ी घोटाले में आदित्य ठाकरे का करीबी सूरज चौहान गिरफ्तार किया जा चुका है। यह खिचड़ी घोटाला कोविड के समय का है। तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और बीएमसी भी शिवसेना के कब्जे में थी। और यह घोटाला शिवसेना के कई नेताओं ने मिलकर किया था और वे सारे नेता इस समय उद्धव ठाकरे के साथ हैं। खैर, घोटाले तो छोटी बात है, ये तो कोई भी राजनेता हो, घोटाले में तो कहीं ना कहीं फंसा ही होगा। उद्धव ठाकरे की बड़ी चिंता यह है कि एकनाथ शिंदे सरकार ने दिशा सालियान की हत्या की नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। दिशा सालियान की मर्डर मिस्ट्री में आदित्य ठाकरे का नाम भी उछलता रहा है। एक तरफ राजनीतिक जमीन खिसक रही है तो दूसरी तरफ बेटा भी कहीं हत्याकांड में फंस गया तो क्या होगा, इसलिए वे घुटनों के बल आ गए हैं, घुटने टेकने की स्थिति में है। देखते हैं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति क्या शेप लेती है। उद्धव एनडीए में लौटना भी चाहेंगे तो उनके लिए दरवाजा खुलता भी है या नहीं। हो सकता है कि इंडिया अलायंस का मनोबल तोड़ने के लिए भाजपा कोई रास्ता निकाले, लेकिन उद्धव ठाकरे की वापसी अब एकनाथ शिंदे पर भी निर्भर रहेगी। उनकी सहमति लेना भी जरूरी होगा, उनकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। यानी उद्धव ठाकरे को उसी एकनाथ शिंदे की शरण में जाना पड़ेगा जिसे वह गद्दार कह रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि उद्धव ठाकरे एनडीए में आ ही जाएंगे, पर राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।